इंसान है, इसलिए हमें लगता है कि हम हमेशा से ऐसे ही थे। लेकिन 1 लाख साल पहले की पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। वह इंसानों का ग्रह थी, जहां हमारी तरह ही बुद्धिमान और भावनाएं रखने वाली कई अन्य प्रजातियां मौजूद थीं। यूरोप की कड़कड़ाती ठंड में निएंडरथल राज करते थे। उनका शरीर हमसे कहीं ज्यादा गठीला था, उनकी छाती चौड़ी थी और उनका दिमाग हमारे दिमाग से भी बड़ा था। वे पत्थर के बेहतरीन औजार बनाना जानते थे और अपने मृतकों को दफनाते भी थे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि निएंडरथल और सेपियंस के बीच केवल नफरत नहीं थी, हमारे पूर्वजों ने उनके साथ संबंध भी बनाए। आज भी गैर अफ्रीकी इंसानों के डीएनए में 1% से 4% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद है। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम सेपियंस ही क्यों बचे? जवाब है भाषा। लेकिन सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि काल्पनिक भाषा। एक बंदर चिल्लाकर बता सकता है कि शेर आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक होमो सेपियंस ही यह कह सकता था कि शेर हमारे कबीले का रक्षक है। यहीं से गपशप की शुरुआत हुई। गपशप ने हमें ये जानने में मदद की कि कबीले में कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। इसी भरोसे के दम पर हम 150 से ज्यादा लोगों के समूह में रहने लगे, जबकि अन्य प्रजातियां 20-30 से ज्यादा का समूह नहीं बना पाती थीं। 70,000 साल पहले सेपियंस ने अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक आक्रमण था। जब हम यूरोप पहुंचे तो निएंडरथल के लिए काल बन गए। निएंडरथल एक एक करके शिकार करते थे, लेकिन सेपियंस योजना बनाकर हमला करते थे। हमने धनुष, बाण, सुइयां और नाव जैसी तकनीकें विकसित कर ली थीं। इतिहासकारों के बीच एक बहस है, क्या हमने उनका कत्लेआम किया या हम उनके संसाधन, खाना, गुफाएं छीन ले गए? जो भी हुआ, परिणाम एक ही था। अगले 30,000 सालों में हम धरती पर अकेले बचे। जब सेपियंस ने पहली बार गुफा की दीवार पर अपना हाथ रखकर उस पर रंग छिड़का, तो उसने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया, मैं यहाँ था। ये कला सिर्फ सजावट नहीं थी, ये धर्म की शुरुआत थी। हमने अदृश्य शक्तियों की पूजा शुरू की। हमने गहने पहने, मरे हुए लोगों के साथ उनकी प्रिय चीजें दफनाई। हम अब सिर्फ जानवर नहीं रहे थे, हम अब इंसान बन चुके थे, जो कहानियों के पीछे अपनी जान दे भी सकता था और ले भी सकता था। हमें अक्सर लगता है कि आदिमानव का जीवन बहुत दुखद और कठिन था, लेकिन शोध कुछ और ही कहते हैं। खेती से पहले का इंसान आज के औसत इंसान से कहीं ज्यादा फिट और विविध भोजन खाता था। वे एक दिन में केवल 4 से 5 घंटे काम करते थे और बाकी समय कहानियां सुनने, सामाजिक संबंध बनाने और आराम करने में बिताते थे। वे प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में थे। वे हर पौधे की पहचान और हर जानवर की आहट को पहचानते थे। उनके लिए पूरा जंगल ही उनका घर था। सेपियंस जहां भी गए, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही हजारों सालों में वहां के 24 बड़े जानवरों में से 23 विलुप्त हो गए। जब हम अमेरिका पहुंचे तो हमने वहां के विशालकाय हाथियों और घोड़ों का सफाया कर दिया। हम सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, हम एक ऐसी प्रजाति थे जो अनजाने में ही पूरी दुनिया की जैव विविधता को निगल रही थी। हमने आग का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे जंगलों को जला दिया ताकि शिकार करना आसान हो सके। लगभग 15,000 साल पहले सेपियंस ने आखिरी महान बाधा को पार किया। वे अलास्का के बर्फीले रास्ते से होते हुए अमेरिका पहुंचे। अब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां सेपियंस के पैर न पड़े हों। एक मामूली से वानर ने पूरे ग्रह पर अपनी धाक जमा ली थी। लेकिन अब इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। इंसान अब भटकना छोड़ने वाला था, वो अब मिट्टी का मालिक बनने वाला था। लाखों सालों तक हम भटकते रहे, लेकिन आज से लगभग 12,000 साल पहले तुर्की और मध्य पूर्व के इलाकों में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी आजादी छीन ली। हमने पौधों को पालतू बनाना सीखा। हमें लगा कि हमने गेहूं, चावल और आलू को पालतू बनाया है, लेकिन इतिहासकार युवल नोआ हरारी कहते हैं कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। गेहूं ने हमसे हमारी चैन की नींद और हमारा खुला आसमान छीन लिया और हमें अपनी सेवा में लगा दिया। खेती ने इंसान का जीवन आसान नहीं, बल्कि और मुश्किल कर दिया। एक शिकारी को बस कुछ घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन एक किसान को सूरज उगने से लेकर डूबने तक खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। खेती ने हमारी रीढ़ की हड्डी और घुटनों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमारा शरीर झुककर काम करने के लिए नहीं बना था। लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता बंद था। आबादी बढ़ चुकी थी और अब हम केवल शिकार पर जिंदा नहीं रह सकते थे। बस्तियां बनी और पहली बार घर का विचार आया। लेकिन जानवरों के साथ इतनी नजदीकी से रहने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। चेचक, खसरा और फ्लू जैसी बीमारियां जानवरों से इंसानों में आईं। गंदी बस्तियों और रुके हुए पानी ने महामारियों को जन्म दिया। यहीं से निजी संपत्ति का विचार भी आया।
यह मेरी जमीन है। इस सोच ने बारें खड़ी की और इंसानों के बीच दीवारों का निर्माण किया। जब अनाज का भंडार जमा होने लगा तो उसे छीनने वाले भी आए। अनाज की रक्षा के लिए सेनाएं बनी और सेनाओं को चलाने के लिए राजा पैदा हुए। समाज बंध गया शासक और शासित के बीच, और यहीं से पुरुषों का वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि खेतों में भारी शारीरिक श्रम और युद्धों ने पितृसत्ता को जन्म दिया। जो महिला कभी शिकारी समाज में बराबरी की हकदार थी, वो अब घर की चारदीवारी और खेती के काम तक सीमित हो गई। जैसे जैसे बस्तियां बड़ी हुई, इंसानी दिमाग की एक सीमा सामने आई। हमारा दिमाग हजारों लोगों के टैक्स, अनाज के स्टॉक और लेन देन का हिसाब रखने के लिए नहीं बना था। और इसी जरूरत ने जन्म दिया लेखन को। शुरुआत में लेखन कविताएं लिखने के लिए नहीं, बल्कि बोरियत भरे टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन जल्द ही मिट्टी पर लिखे इन निशानों ने कानून का रूप ले लिया। हम अब अपनी यादों को दिमाग से निकालकर कागजों और पत्थरों पर सुरक्षित करने लगे थे। साम्राज्यों को जोड़ने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जिस पर सब भरोसा कर सके। और तब पैदा हुआ पैसा। पैसा कोई भौतिक सत्य नहीं है, यह एक सामूहिक कल्पना है। पैसा दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर एक कट्टर हिंदू, एक कट्टर मुसलमान और एक नास्तिक तीनों एक साथ भरोसा करते हैं। सोने के एक टुकड़े ने पूरी दुनिया को एक व्यापारिक जाल में बांध दिया। इसने दुश्मनों को भी साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। लेखन और पैसे के दम पर खड़े हुए विशाल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, चीनी साम्राज्य, लाखों लोग जो एक दूसरे को कभी नहीं मिले थे, वे एक ही राजा और एक ही संविधान को मानने लगे। हम्मुराबी के कानून ने सिखाया कि आंख के बदले आंख, लेकिन यह न्याय केवल कागजों पर था। समाज में ऊंच नीच गहरी हो गई। राजा को देवता माना जाने लगा और आम इंसान को उस विशाल मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। जब साम्राज्य और व्यापार ने दुनिया को जोड़ा, तो पुराने कबीलाई देवता छोटे पड़ गए। अब जरूरत थी वैश्विक धर्मों की। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, इन धर्मों ने सीमाओं को तोड़ दिया। इन्होंने लोगों को एक बड़ा मकसद दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिन धर्मों ने शांति और एकता की बात की, उन्हीं के नाम पर इतिहास के सबसे खूनी युद्ध भी लड़े गए। इंसान अब केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने अदृश्य विचारों के लिए मरने मारने को तैयार था। आज से लगभग 500 साल पहले इंसान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खोजी, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। मध्यकाल तक हमें लगता था कि सब कुछ धर्मग्रंथों में लिखा है। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने कहा, हमें नहीं पता, चलो खोजते हैं। इस एक विचार ने नक्शे बदल दिए। हमने समुद्रों को लांघा, भाप के इंजन बनाए और बिजली पर कब्जा किया। मात्र 500 सालों में हमने वो कर दिखाया जो पिछले 2 लाख सालों में नामुमकिन था। मशीनों के आने से हम ताकतवर तो हुए, लेकिन प्रकृति की कीमत पर। हमने वो कोयला और तेल जला दिया जिसे धरती ने करोड़ों सालों में जमा किया था। हमने उपभोक्तावाद का नया धर्म बनाया। आज एक औसत इंसान के पास वो सुविधाएं हैं जो प्राचीन राजाओं के पास भी नहीं थी। लेकिन क्या हम खुश हैं? अवसाद और तनाव आज की नई महामारियां बन चुकी है। अब हम इतिहास के सबसे रोमांचक और डरावने मोड़ पर है। लाखों सालों तक विकास प्रकृति के हाथों में था, अब वो हमारे हाथों में है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बीमारियां खत्म कर रहे हैं, आय से अमरता की ओर बढ़ रहे हैं, और खुद को होमो सेपियंस से होमो ड्यूस, ईश्वर जैसा मानव, में बदल रहे हैं। हम अब प्राकृतिक चयन के नियमों को तोड़ रहे हैं। 3 लाख साल पहले हम अफ्रीका के जंगलों में एक साधारण वानर थे। आज हम सितारों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं। असली सवाल यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें संतुष्टि कहाँ मिलेगी। क्या हम खुद को बचा पाएंगे, या हम भी निएंडरथल की तरह इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएंगे?